अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है is a site for synthesis of glycolipids and glycoproteins. ऑप्शन है जी गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ग्लाइकोसाइलेशन आपको एक मैंने फंक्शन बताया था गोल्गी apparatus का, ठीक है। सो गोल्गी apparatus is the site for the synthesis of glycolipids and glycoproteins. कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में उसका रोल है। उसकी जो मीडियल साइट है, उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है, that is involved in the glycosylation. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जी आपके पास कि ये आपके सामने एक डायग्राम है और इसमें आपने जो है वो इंडिकेट करना है कौन कौन सी इसमें जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लेबल्ड हुई हुई हैं ए और बी से, ठीक है। व्हाट ए एंड बी इंडिकेट्स इन द गिवन डायग्राम, ठीक है। और इसमें आपके पास साथ जो चीज़ें मेंशन है, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट थे, उनमें एक जी आपके पास न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, और तीसरा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। और जो चौथा है वो आपके पास क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसमें तरतीब अगर आप देखें, ठीक है, आपको ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये पूरे के पूरी दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर इसमें सिर्फ सराउंडिंग पे हम ले लेते तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, और अंदर ये जो बी पॉइंट पे लेबल हुई हुई है दैट इज द न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो तरतीब भी अगर हम देखें ए और बी को, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास ओवरऑल ये ए पे ये सब आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और बी पे आपको ये न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है। सो आंसर इज चार्ली ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका बेहतरीन जो है वो आंसर है, क्योंकि चार्ली ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास है जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है जी, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस है, ना उसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ना ही जो है वो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। सो आंसर विल बी दी ऑल ऑफ दीज, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि आपके सामने जो है वो दो कॉलम्स हैं, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टू कॉलम्स। आपने इन दोनों कॉलम्स में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपने जो है वो उसको जो है वो देखना है। कॉलम्स हैं जी आपके पास, एक जानब लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी जानब उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सुसाइडल बैग और यूज एटीपी। ये जस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अदरवाइज इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्टी का लेवल नहीं है। आपने फंक्शन एक दूसरे से कॉलम मैचिंग करनी है। जैसे लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये सुसाइडल बैग है, ऑटोफैगी में रोल प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये एडीपी को यूज करके एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है वो इसके ऊपर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं। सो आप इसमें पहली ऑप्शन पे ही देख लें, 1 डी, 1 और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, सो अल्फा ऑप्शन है ही नहीं। 1 ए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी 1 डी, तो पहली ऑप्शन से ही आपको आइडिया हो रहा होगा। 1 सी पॉसिबल है जी, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, उसके आगे 2 डी, 4 ए, 3 बी, ये फंक्शन जब मैचिंग हुई हुई है। सो आंसर इज डेल्टा, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है इसमें आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इवेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा इवेंट है कि जो कि डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं। पहला फंक्शन यहाँ पर जो वो मेंशन है जी अपोप्टोसिस, दूसरा एटीपी सिंथेसिस, तीसरा कंट्रोलिंग द सेल साइकिल, और चौथा प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब इसमें आपको पहले नंबर पर तो ये क्लियर कट जो नजर आ रहा होगा जी, जो एक फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है या एक से ज्यादा फंक्शन है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो एटीपी सिंथेसिस तो कंफर्म है कि ये डायरेक्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको। अब बाकी तीन ऑप्शन बचे हैं। apoptosis, what is apoptosis? The cell death. There is role of mitochondria in cell death. ठीक है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में जो मौजूद स्पेस है, उस स्पेस से खास तरह की प्रोटीन्स निकलती हैं और ये प्रोटीन्स एक्टिवेट करती हैं सेल के अंदर मौजूद प्रोटीएजिस एंजाइम्स को, और वो प्रोटीएजिस एंजाइम्स जो है वो सेल की डेथ का सबब बनते हैं, प्रोटीन्स को डिसॉल्व करवा के, प्रोटीन्स की डाइजेशन करवा के। सो माइटोकॉन्ड्रिया के मेटाबॉलिक इफेक्ट की वजह से इससे जो है वो प्रोटीन्स, एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स की वजह से जो कि रिलीज हो रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान से रिलीज हो रही है, ये जाके जो है वो अपोप्टोसिस का सबब बनती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो कंट्रोलिंग द सेल साइकिल, जो काइनेसिस एंजाइम है, जो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो फास्फोर्स लगती है, एटीपी लगती है, और ये एटीपी डायरेक्ट अटैचमेंट होती है वाया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, काइनेसिस एंजाइम को जाके ये एक्टिवेट करवाते हैं और इस तरह से सेल साइकिल का जो कंट्रोल है उसमें भी इसका रोल है। चीफ रोल ही मेटाबॉलिज्म का है कि जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएंगी, सेल साइकिल जो है वो वैसे ही वैसे एनहांस होता जाएगा, तो ये भी इसका रोल है। लेकिन प्रोटीन को तोड़ने में डायरेक्ट इसका रोल नहीं है। तो प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है तो पहले डीएमाइनेशन होनी है, डीएमाइनेशन होने के बाद में जो है वो प्रोटीन्स की फर्दर मेटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन, उसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे। प्रोटीन्स को तोड़ने में एंजाइम्स का रोल होगा, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट रखने के लिए, उन रिएक्शंस को चलाने के लिए एटीपी का रोल रिक्वायर्ड है। लेकिन डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी में वो प्रोटीन नहीं टूट रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है, ठीक है, दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली। ठीक है, ये इनडायरेक्ट फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जो खुद ब खुद तकसीम हो रही हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑटोनॉमस है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑटोनॉमस, गोल्जी अपरेटस नहीं है, गोल्जी अपरेटस खुद ब खुद तकसीम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ऑप्शन हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे पास जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं या ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल फंक्शंस इन द प्लाज्मा लेमा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फंक्शंस इन द प्लाज्मा लेमा 2। हाँ जी, फंक्शन पूछा हुआ है किस चीज का, कोलेस्ट्रॉल का, किसके अंदर, प्लाज्मा लेमा में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली जो है वो इसमें जो इसका फंक्शन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेबिलिटी के लिए है, ये फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए है। कैसे मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फास्फोलिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल ऐड होके ये उस लिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी को कम करता है।
ऑप्शन आपके पास बेसिकली ये इंक्रीज इन फ्लूइडिटी, डिक्रीज इन फ्लूइडिटी, ठीक है, फैसिलिटेट टू डिफ्यूजन ऑफ आइंस, इसमें डिफ्यूजन ऑफ आइंस में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, एंड असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, इसमें भी इसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है। असल जो काम है इसका वो क्या है कि लिपिड बाइलेयर की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन रखना बाय डिक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। Material inside the endoplasmic reticulum is separated from cytoplasmic material by the spherical reticular membranes called as, हाँ जी, इसमें हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी जो है वो हमारे पास वो चैनल्स हैं जिसके जरिए वो सेपरेट हो रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वैसे ही सिस्टर्नी मौजूद है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में है, थैलाकाइड और ग्रेना ये क्लोरोप्लास्ट में है। सो आंसर इज द सिस्टर्नी। Pancreas produce secretory granules that help in digestion. These granules, after passing through the endoplasmic reticulum, are pinched off from the surface of the Golgi apparatus. किस सरफेस से ये पिंच ऑफ हो रहे हैं ये हमने देखना है। तो इसमें तो कंफर्म है कि जो फॉर्मिंग फेज है उसमें तो वेजिकल ऐड होते हैं, ठीक है, और जो फॉर्मिंग फेज है वो बेसिकली हमारे पास आउटर जो है वो कन्वेक्स फेज है, ठीक है। तो इसलिए ये अल्फा या बीटा या डेल्टा तो नहीं हो सकते, ये बेसिकली मैचुरेशन फेज की बात होगी या इनर कंकेव की बात होगी, ठीक है। सो आंसर इज मैचुरेशन फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4 दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास जो है वो था अल्फा और 9 का 4 दिया। क्वेश्चन नंबर 10, द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स इज कंट्रोल्ड बाय, सेम बुक की लाइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज द मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन हमारे पास जो है वो आयन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इसकी अटैचमेंट को, राइबोसोमल यूनिट्स के अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन मसल सेल्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज कैरिड आउट बाय, हाँ जी, मसल सेल्स। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 16 में आपने एक पढ़ा था सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसी को हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं मसल सेल में। बाकी का जो है वो इसमें नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में मसल्स में ऐसा जो है वो रोल नहीं है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि रेड ब्लड सेल के अंदर जब रेड ब्लड सेल बनता है तब उसमें न्यूक्लियस होता है, और साइज में चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसलिए रेड ब्लड सेल के जो न्यूक्लियस है उसमें जस्ट 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस है वो। सो आंसर इज बीटा, बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अच्छा इसमें बाकी ऑप्शन देखें, 30,000 पर न्यूक्लियस, ये एक अनडिफरेंशिएटेड है की बात हुई है, बाकी ऑप्शन इसमें जो है। अच्छा, गोल्जी apparatus इज एब्सेंट इन, हाँ जी, आप इसमें देखें कौन सा ऐसा सेल है जिसमें गोल्जी apparatus नहीं हो सकता। सो आंसर इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब इन 4 ऑप्शन में देखें, लीवर तो प्रोकैरियोट्स में नहीं है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये कौन से हैं जी, साइनोबैक्टीरिया हैं, दैट आर ट्रू प्रोकैरियोट्स। और हायर प्लांट्स वो भी यूकैरियोट्स होते हैं और यूज्ड भी यूकैरियोटिक है। सो आंसर इज बीटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर जो वो गोल्जी apparatus नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, out of given options choose the one which show the structures found only in plants, ठीक है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही मौजूद है। अच्छा देखें, अल्फा ऑप्शन लार्ज वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में है, लेकिन राइबोसोम्स तो एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, ठीक है। इसी तरह से इधर देखें कि चार्ली ऑप्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ऑक्सीसोम, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट्स एनिमल्स में,
ठीक है, उनमें है प्लांट्स में उस तरह से साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स तो मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के वाले से, सेलोवॉल से, ठीक है, ये प्लांट्स में, लेकिन इसमें आगे माइटोकॉन्ड्रिया के वाले से बात करें प्लांट और एनिमल में, लेकिन ये जो बीटा ऑप्शन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल दैट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी था, वहां पर भी मेंशन हमने किया था। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ, चैप्टर नंबर 6 में आपने ये पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल लैक कोलेस्ट्रॉल, और इसमें बैक्टीरियल एक ही बैक्टीरिया यहाँ पर मेंशन है, दैट इज एस्टेरिया कोलाई। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इसमें हमारे पास जो है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास वो यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट है जी, self-replicating organelles means, self-replicating organelles means it can synthesize its own ribosomes, it can synthesize its own DNA, it can synthesize its own proteins, and it can synthesize its own genetic material। हाँ जी, जिसकी अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बायोसिंथेटिक मशीनरी में राइबोसोम भी आएंगे, डीएनए भी आएगा, जेनेटिक मटेरियल भी आएगा। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को लगाते हैं, इसका मतलब है बाकी चीज, सपोज मैं कहता हूँ इट कैन सिंथेसाइज इट्स ऑन डीएनए, तो ये तो फिर डेल्टा ऑप्शन भी वही है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, इट्स एंड सिंथेसाइज इट्स ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बना सकता हो, अपना डीएनए ना बना सकता हो, तो वो कैसे सेल्फ रेप्लिकेट। लेकिन अगर मैं कहूँ इट कैन सिंथेसाइज इट्स ऑन प्रोटीन्स, तो इसका मतलब ये है कि इसका अपने राइबोसोम भी है, अपना डीएनए भी है, आरएनए भी है, उससे प्रोटीन्स भी बना सकता है। ठीक है, और फिर उन प्रोटीन्स के जरिए जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको बना लेगा। सो आंसर इज चार्ली। ठीक है, चार्ली ऑप्शन में हमारे पास बेस्ट है कि ये अपनी प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया जी। यूकैरियोटिक सेल्स यूजुअली कंटेन, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इसमें कंफर्म है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन मैच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक है, मैच्योर रेड ब्लड सेल में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है वो कौन सा होगा? हमने कहा न्यूक्लियस तो उसमें डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो स्ट्रक्चर्स देखें, ठीक है, राइबोसोम्स ये तीन ही हैं, छोटे हैं, तीनों को आप एक दूसरे से कंपेयर करें, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया, द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मच लार्जर एज कंपेयर टू अदर दीज ऑर्गेनेल्स। हाँ, न्यूक्लियस के साथ अगर कंपेयर करते तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा था, न्यूक्लियस बड़ा था, लेकिन न्यूक्लियस तो मैच्योर रेड ब्लड सेल में, मतलब बात मैच्योर की हो रही है, तो मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस तो है ही नहीं। बाकी तीनों ऑर्गेनेल्स में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो सबसे बड़ा है। सो आंसर इज दी बीटा। Which of the following is not content of vacuole? हाँ जी, वैक्यूल में कौन सी चीज नहीं होती? वाटर भी होता है, सैप भी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होती हैं, लेकिन एंजाइम्स ये जो है वो वैक्यूल के अंदर नहीं है। ये सेल की रिक्वायरमेंट है। ये एंजाइम्स जो है वो या तो मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड है या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली है, ये वैक्यूल में। Which is the correct order that depicts how vesicles are transported to membrane? हाँ जी, मेम्ब्रेन की जानब वेजिकल्स कैसे जा रहे हैं, आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेजिकल्स यहाँ पर, इसमें अब बात हो रही है टूवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानब कैसे जा रहे हैं। एक चीज तो कंफर्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चौथे नंबर पर दी हुई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सबसे एंड पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखें, जैसे ऑप्शन नंबर जो है वो चार्ली, इसमें जो है वो पॉइंट नंबर 4 तो वो एंड में नहीं है, चार्ली तो नहीं हो सकता, डेल्टा नन ऑफ दीज, ये भी हम देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अब 1 और 2 को हम पहले देखते हैं। ठीक है, 1 है जी गोल्गी अपरेटस, नहीं, सबसे पहले गोल्गी अपरेटस से तो नहीं वेजिकल अराइज होते।
ठीक है। सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेजिकल्स गोल्जी में, और फिर गोल्जी से ये वेजिकल्स जो है वो टूट टूट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानब। ठीक है, तो जो बेहतरीन सीक्वेंस हमारे पास इसमें होगा वो ऑप्शन नंबर बीटा जो है वो कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल फीड ऑफ होंगे, गोल्जी अपरेटस की जानब जाएंगे, और फिर इस गोल्जी अपरेटस से ये वेजिकल्स पिंच ऑफ होके ये किधर जाएंगे, ये टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली लैक, हाँ जी, कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अब देखें, न्यूक्लिक एसिड है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास जो है वो दो चीजें आ गई, एक इसमें हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस और दूसरा वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज वेसिकल्स मौजूद होते हैं, ग्रेन्यूल्स एंड वेसिकल्स। चैप्टर नंबर 6 में आपने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया था, इसलिए इसमें स्मॉलर, वेरी स्मॉलर वैक्यूल्स की प्रेजेंस देखी गई है। हाँ, नहीं है कोई चीज तो वो कंफर्म है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस, इसको ये नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बिफोर न्यूक्लियस की कंडीशन थी। The most predominant ribosomes type in prokaryotic cell, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो 70s राइबोसोम्स जो है इसमें the most predominant type ये हमारे पास है 80s यूकैरियोटिक सेल में, बाकी इसमें जो है वो इसमें रूल्ड आउट ऑप्शन है। सेलुलर कनेक्शंस इन द एनिमल सेल इज बाय, अच्छा अब देखें प्लाज्मोडेस्माटा ये पोर्स हैं प्लांट सेल्स में सेल वॉल्स के अंदर, सो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट पोर्स एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते, तो इसलिए बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 17 में आपने साइनेप्स पढ़ा था, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कनेक्शन है, दो सेल्स के दरमियान में जो कनेक्शन है, दैट इज साइनेप्स। बेसिकली वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक गैप है। सो दीज आर द गैप जंक्शन, और इन गैप जंक्शन में एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जिनकी मदद से जो है वो कम्युनिकेशन एक दूसरे सेल से दूसरे सेल को मिलेगी। सो आंसर इज द गैप जंक्शन, दो एनिमल सेल्स के दरमियान साइनेप्स के थ्रू, साइनेप्टिक गैप के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है, कनेक्शन हो रहा है। So question number 24, the space between the cell wall and the plasma membrane in prokaryotic cell, that is the पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस हम इसको कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस वो होती है जो दो सेल्स के दरमियान हो, जैसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस का मतलब है साइटोप्लाज्म के बाहर की स्पेस जिसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ऐसी स्पेस नहीं। यहाँ एक्टोप्लाज्म देखा गया है लेकिन ऐसी स्पेस नहीं देखी गई। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस का मतलब है कि न्यूक्लियस के बाहर की स्पेस जिसके बाद फिर जो है वो साइटोप्लाज्म शुरू हो, तो न्यूक्लियस के बाहर भी कोई ऐसी स्पेस जो है वो नहीं होती। सो आंसर इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये कंफर्म आपके पास ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कैन बी व्यूड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। तो इन सारे ऑर्गेनेलीज में सबसे बड़ा साइज में जो ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से इसको जो है वो देख सकते हैं। गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स को, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए यूज तो आपके पास जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप ही हो जाएगी, लेकिन हाई मैग्निफिकेशन और फिर उसमें साथ ही साथ जो है वो स्टेनिंग टेक्निक्स भी यूज करना पड़ेंगी। यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन पे नजर आ जाएगा। राइबोसोम्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जी नेक्स्ट है जी, इन प्लांट सेल which organelle secrete pectin, hemicellulose, proteins, microfibrils of cellulose to make the cell wall। ठीक है, अब पूछा गया है जी कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सेल वॉल जो है वो बना। अब देखिए यहाँ पर मेटाफेज लेवल पे गोल्जी अपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है सेल वॉल को बनाने। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में भी इसका जिक्र है। तो खैर ये जो गोल्जी अपरेटस है, अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन कौन सी है जी,
डिक्टायोसोम्स, ठीक है। इन प्लांट्स गोल्गी एपरेटिस इज आल्सो टर्म्ड एज डिक्टायोसोम्स, ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन आपके पास बी है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन है जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन, हाँ जी, ऑप्शन इसके सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर अपरेटस फॉर्मेशन में और सेल डिवीजन में इसका रोल है। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लें। क्रोमोसोमल फाइबर, नर्व प्रोसेस, नहीं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं रोल देखा गया, ना ही सेल मोटिलिटी और सेल शेप और मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं देखा गया। सो बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या है, वो अल्फा है, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, स्पिंडल। हाँ, ओवरऑल साइटोस्केलेटन की बात होती तो फिर हम जो है वो डेल्टा ऑप्शन कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि एंडोसाइटोसिस के लिए वो जो सुडोपोडिया फॉर्मेशन मेम्ब्रेन की मूवमेंट के लिए उसमें जो है वो साइटोस्केलेटन का रोल कुछ है। The statement which is wrong about mitochondria, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपने पिक करनी है। ठीक है, साइज शेप माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल कैन फ्यूज विद अनदर, ये भी ठीक है। लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया सेल स्प्लिट इनटू टू सेमी ऑटोनॉमस, ये भी ठीक है। इन ऑल सेल्स सिंगल नहीं, वेरी करता है, नंबर वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपके पास रॉन्ग है। बाकी सारी जो है वो इसमें जो है वो ठीक है विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जी आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, कौन से हैं जिसमें, तो इसमें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें फैसिलिटेटेड डिफिजन, सिंपल डिफिजन दोनों आ जाएंगे। उसके लिए आपको डायरेक्ट एटीपी नहीं चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एटीपी रिक्वायर्ड है। सो आंसर इज 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी जस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और सिलेक्ट करनी है कौन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल जो है वो इसमें, ठीक है। तो कॉलम 1 माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। कॉलम 2 में जो है अगर हम बात करें, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स हैं नहीं है, कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कॉलम 1 जो है वो इसमें हमारे पास वो जी के 1 2 3 3, इसमें देखें दिखाया गया कि जैसे ये 1 है विदाउट मेम्ब्रेन, अल्फा विदाउट मेम्ब्रेन, तो ये देखें ए ऑप्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो विदाउट मेम्ब्रेन है? नहीं, उसके लिए तो डबल मेम्ब्रेन है। सो आप इसको और इसको यानी कि अल्फा और डेल्टा को चूज नहीं कर सकते। आप देखें अब बीटा, ये बिल्कुल चूज करें इसको, ये ठीक है जी। और चार्ली, इसमें भी आपको पहली ऑप्शन तो ठीक, दूसरी ऑप्शन पे देख लेंगे बीटा। लाइसोसोम, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, तो ये देखिए बीटा पॉइंट, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन, तो लाइसोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 ये चार्ली में क्लियर हो रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट। अब अगर आप इस चार्ली ऑप्शन को चूज करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फा पे माइटोकॉन्ड्रिया है ये पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाला है। बीटा पे ये जो लाइसोसोम है ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। चार्ली पे जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स ये पॉइंट नंबर 1 विदाउट मेम्ब्रेन है। तो डेल्टा पे जो न्यूक्लियस है ये पॉइंट नंबर 3 यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे इसमें कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, द न्यूक्लियर कोर्स कॉम्प्लेक्स, द न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स अब क्या करता है, ये बेसिकली परमिट फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये ब्रिज है बाय यूनिट मेम्ब्रेन, लोकेटेड बाय स्पेसिफिक न्यूक्लियर, स्पेसिफिक साइट्स पे नहीं है, या ब्रिज नहीं है, ठीक है। परमिट पैसेज ऑफ प्रोटीन्स वाया रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स के तहत स्पेसिफिक चीज़ों को ही गुजरने की, ये बिल्कुल फ्री कम्युनिकेशन में इसका रोल नहीं है। इसका रोल जो है वो क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में जो है वो इसका रोल है। Which of the following is an inclusion not bounded by a membrane that is observed only during interphase, only during interphase,
ठीक है। अब इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज है, तो नॉन डिवाइडिंग फेज में आपको अब देखें हिट्रोक्रोमाटिन और वो हम बात करें जी कि नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। तो अब वो तो एक स्ट्रक्चर जो है वो हिट्रोक्रोमाटिन आपको परमानेंटली कंडेंस, ठीक है, डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग फेज दोनों में ही नजर आएगी। तो वो तो फिर इस तरह से नहीं है जी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरफेज की। न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स ये भी, अब देखें इसमें हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स इंटरफेज में आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं जो जस्ट और जस्ट न्यूक्लियोलस ही ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि नॉन डिवाइडिंग स्ट्रक्चर में जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें जो है वो नजर आएगी, ठीक है। बाकी जो है वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो है वो नजर नहीं आ सकते। चार्ली ऑप्शन इसका हमारे पास इंडिया। नेक्स्ट है जी structure that is continuous with the rough endoplasmic reticulum. The structure that is continuous with the rough endoplasmic reticulum, that is the outer nuclear membrane, ठीक है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, बाकी हिट्रोक्रोमाटिन अंदर मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी अंदर है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये आउटर इनर पे है। You would expect a cell when an extensive Golgi apparatus to, हाँ जी, you would expect a cell with an extensive Golgi apparatus to, ज्यादा एटीपी तो नहीं बनेगी, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है। स्क्रीट लॉट ऑफ मटेरियल, वो तो ज्यादा से ज्यादा जब वेजिकल्स निकल रहे होंगे तब है, ठीक है। मूव एक्टिवली, मूवमेंट में तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और स्टोर लार्ज, फूड स्टोरेज में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, सिक्रीशन में रोल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा बड़ा साइज होगा तो ज्यादा वेजिकल्स प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन जो है वो हो रही होगी। बीटा ऑप्शन है 34, ठीक है। उसके बाद 35, प्रिकर्सर of ribosomal subunit are found in the peripheral area of nucleus, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो इसमें पेरिफेरल एरिया में जो है वो हमें मौजूद होगा, न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल। तो ज्यादा स्पेसिफिक जब आंसर है आप उसको चूज करें। अल्फा ऑप्शन भी ठीक थी लेकिन बीटा ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है, ठीक है। बोथ ए एंड बी, हम इसमें अगर हम देखें बोथ ए एंड बी तो ये चूज नहीं कर सकते। बोथ ए एंड बी का मतलब न्यूक्लियोलस में भी, और फिर न्यूक्लियोलस में जब ज्यादा स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस, तो वो कंफर्म है, बीटा ऑप्शन इसमें। इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर, हाँ जी, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्टी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है, और बाकी इसमें जो है वो नहीं है। मेन चीज जो है वो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी, उसके ऊपर F1 पार्टिकल्स का वो ऑक्सीडेशन। आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर, ठीक है, एंड आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। लाइसोसोम भी कवरिंग वाले हैं, ये भी, प्लास्टिड भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी। न्यूक्लियोलस ऐसा है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है। विच वन हैव मेटाबॉलिकली एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाँ जी, ज्यादा एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें है? वैसे तो मतलब एक्टिव ही है एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में, वायरस में तो है ही नहीं। बैक्टीरिया में ज्यादा एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्योंकि उसका काम रेस्पिरेशन भी है, वहां पर उसका काम सेल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी है, लॉट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, मीजोसोम्स की वजह से वहां पर जो है वो मौजूद है। सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? हाँ जी, कंफर्म, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का काम पावर हाउस है, पेरोक्सिसोम और मेसोसोम्स, इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। मेसोसोम्स का काम जो है वो इसमें रेस्पिरेशन है, और पेरोक्सिसोम का काम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एंडोसाइटोसिस? ठीक है, एंडोसाइटोसिस। देखिए, एक है ऑटोलाइसोसोम, एक है फेगोलाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट का तो एंडोसाइटोसिस से कोई रोल नहीं है, ना ही पेरोक्सिसोम। ऑटोलाइसोसोम वो है जो ऑटोफैगी करवा रहे हैं, तो वहां पर भी फैगोसाइटोसिस तो इन्वॉल्व नहीं है होगी, वो तो सेल के अंदर ही ऑर्गेनेली के साथ अटैचमेंट है। यहाँ पर जो आंसर हमारे पास जो है वो है फेगोलाइसोसोम, जिन्होंने फैगोसाइटोसिस करवानी है, ठीक है। वहां पर क्या होगा
कि पहले नंबर पर एंडोसाइटोसिस होगी, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के नतीजे में सॉलिड पार्टिकल फैगोसाइटोसिस के नतीजे में एंटर होगा, फूड वैक्यूल बनेगा, और फूड वैक्यूल के साथ अटैच होके लाइसोसोम वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स या फैगोलाइसोसोम्स जो वो बनाएंगे। सो आंसर इज राइट। आपके पास ये मैंने सारी करेक्ट ऑप्शंस आपको बता दी हैं। इसके मुताबिक आप अपनी मार्किंग करें, मार्किंग करके अपना स्कोर बनाएं, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी 15 मिनट का हमारा एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, ठीक है। आप उस सेशन को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, उसको मैं लिंक आपको दोबारा सेंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपकी होगी, वो हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अभी इसमें स्कोरिंग कर लें, सारी ऑप्शन मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। इस आंसर्स को देखते हुए आप अपनी जो है वो स्कोरिंग करें, ठीक है। अगर कोई रह गया है तो मैं अभी जब लेक्चर शेयर करूँगा, ठीक है, इसमें जो है वो आप उसको देख लीजिएगा साथ ही, ठीक है। ये मैंने आपको लेबलिंग जो है वो कर दी है, हाईलाइट कर दिए हैं आंसर्स, इनको जो है वो देख लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।